जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो हिंदी का पेपर नंबर 2 पूछा जाता है साथियों, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 है। साथियों, इसके पहले आप लोगों के लिए हमने 20 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुके हैं, तो आप लोग जाके वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को जान सकते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 21 में आप लास्ट में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका स्कोर कितना हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। आज बरसात होगी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, घर का काम कर लो, सीमा और रीमा बहनें हैं। तो किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो साथियों, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, इस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ठीक है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। मैं, तू, आप, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या आदि सर्वनाम है। जैसे मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ वाक्य में मैं शब्द क्या है, सर्वनाम है। हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं साथियों। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, और दूसरा निजवाचक सर्वनाम होता है, और तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, और छठवां प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, और मूल जो सर्वनाम की संख्या होती है साथियों वो 11 होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ऊष्म व्यंजन है। फ, भ, ढ, ह। तो ऊष्म व्यंजन कौन सा है। तो साथियों, ह जो है वो आपका ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, देखिए ह जो है वो ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय साथियों अथवा बोलते समय श्वास वायु मुख के विभिन्न भागों में रगड़ खाती हुई ऊषा के साथ, ठीक है, ऊष्मा के साथ बाहर ध्वनि निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा में ऊष्म व्यंजन की कुल संख्या होती है 4, स, ख, स और ह। ठीक है, श, ख, स, ह, यही होता है ऊष्म व्यंजन। और जो अंतस्थ व्यंजन होता है साथियों वो होता है य, र, ल और व। ठीक है, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं और इनकी भी संख्या होती है 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में संज्ञा शब्द पहचानिए। मीठा, मधुर, चतुर, चातुर्य। तो संज्ञा शब्द पहचानना है। तो साथियों, आपका जो राइट आंसर है वो है चातुर्य। ठीक है, चातुर्य जो है वो संज्ञा शब्द है। चातुर्य संज्ञा शब्द है। शेष दिए गए तीनों विकल्प मीठा, मधुर, चतुर ये विशेषण शब्द हैं साथियों। इनसे निर्मित संज्ञा इस प्रकार मिठास, मधुरता एवं चतुराई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसे देखकर हालदार के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। पान वाले को, बच्चे को, मूर्ति के चेहरे को, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, ये गद्यांश का क्वेश्चन है। ठीक है, हिंदी का जो पार्ट 1 है उसमें गद्यांश और पद्यांश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको 30% 33% लाना अनिवार्य है। तो आप जैसे ही पहला प्रश्न पत्र क्रॉस करेंगे सेकंड प्रश्न पत्र में तभी आ पाएंगे। ठीक है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आंसर आपका जो होगा वो होगा मूर्ति के चेहरे को देखकर हालदार के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। ठीक है, तो मूर्ति के चेहरे को आपका राइट आंसर होगा, मूर्ति के चेहरे को। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। नर्मदा, नारी, गुच्छा, बारीकी। तो कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो साथियों, बारीकी जो है वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, नम्रता, मिठास आदि। ठीक है, और जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कृष्णा, कावेरी, नर्मदा आदि। जिस संज्ञाओं में से एक ही प्रकार के वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नारी, नदी, तोता, पुस्तक आदि। और जिन संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो साथियों उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे गुच्छा हुआ, दल हुआ, गिरोह, सभा, कुंज आदि। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्पर्श व्यंजन के उदाहरण हैं। स्पर्श व्यंजन के उदाहरण हैं, बताइए कौन। छत्र, ज्ञ, ज, यर, ल, वह, त, थ, द, ध, श, ख, स। साथियों, अभी हमने आप लोगों को बताया कि यर, ल, व का है और स, ख, स क्या है।
ठीक है। तो बताइए स्पर्श व्यंजन के उदाहरण हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है त, थ, द, ध। ये आपका स्पर्श व्यंजन का उदाहरण है। स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है साथियों 25। कितनी होती है? 25, जिसमें क वर्ग में 5 होते हैं, च वर्ग में 5 होते हैं, ट वर्ग में 5 होते हैं, त वर्ग में और प वर्ग में, ठीक है। तो इस तरीके से 25 वर्ण होंगे स्पर्श व्यंजन। और छत्र ज्ञ स्र, ये जो होता है, अगर यहाँ स्र कर लिया जाए तो ये संयुक्त व्यंजन के उदाहरण है। और य र ल व जो है वो अंतस्थ व्यंजन के उदाहरण है। और स ख स जो है, स ख स ह, ये ऊष्म व्यंजन के उदाहरण है, ठीक है। देखिए व्यंजन और उदाहरण। स्पर्श व्यंजन त, थ, द, ध विकल्प के अनुसार है। संयुक्त व्यंजन छत्र ज्ञ स्र, अंतस्थ व्यंजन य र ल व ह, और उसमें या संघर्षी व्यंजन भी जिसे कहते हैं वो है स ख स ह, ठीक है। अगला प्रश्न है किसी को बुलाओ वाक्य में किसी इनमें से क्या है? संयुक्त सर्वनाम है, सार्वनामिक विशेषण है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, या फिर यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। किसी को बुलाओ, तो साथियों अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। किसी को बुलाओ ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या पदार्थ का निश्चित बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दुकान पर कोई आया था, कोई, कुछ, ये शब्द मिले तो वहां पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम ही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है संज्ञा का भेद नहीं होता। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक और भाववाचक। तो संज्ञा का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? तो साथियों निजवाचक जो है, निजवाचक वो संज्ञा का भेद नहीं है, ठीक है। निजवाचक जो है वो संज्ञा का भेद नहीं है, बाकी संज्ञा के भेद हैं। जाति व्यक्तिवाचक भी है, जातिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक भी है और समूहवाचक भी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अधिकांश व्याकरण के अनुसार संज्ञा 5 प्रकार की होती है, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा एवं भाववाचक संज्ञा। निजवाचक संज्ञा साथियों, ये निजवाचक जो है वो संज्ञा का भेद नहीं है, बल्कि यह जो है सर्वनाम का भेद होता है, निजवाचक, ठीक है। अगला प्रश्न है यतीन्द्र मिश्र किस फाउंडेशन का संचालन किया करते थे? विमला देवी फाउंडेशन, शिमला देवी फाउंडेशन, राधा देवी फाउंडेशन, कृष्णा देवी फाउंडेशन। तो यतीन्द्र मिश्र गद्यांश का क्वेश्चन है साथियों। तो आपका जो राइट आंसर इसमें होगा वो विमला देवी फाउंडेशन का संचालन किया करते थे यतीन्द्र मिश्र, ठीक है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। क्रिया विशेषण, अव्यय, सर्वनाम, संज्ञा। तो आपको बताना है लेकिन जो है वो क्या है? क्रिया विशेषण है, अव्यय है, या फिर सर्वनाम है, या फिर संज्ञा है। तो साथियों अव्यय है, ठीक है। लेकिन जो है वो अव्यय शब्द है। रेखांकित शब्द लेकिन अव्यय है जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन या विकार न हो उन्हें अव्यय कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है मैं रोज पढ़ता हूं वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो मैं रोज पढ़ता हूं वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद बताना है। तो कालवाचक क्रिया विशेषण आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। कालवाचक क्रिया विशेषण, मैं रोज पढ़ता हूं इस वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण है। जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के होने का समय बताते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के होने का समय बताते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण समझिए परसों, पहले, पीछे, कभी, अब तक इत्यादि, ठीक है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जानिए क्या होता है? जो शब्द किसी क्रिया के करने के तरीके का बोध कराए वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के परिमाण अथवा निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे कुछ, थोड़ा, काफी, केवल इत्यादि। अगला प्रश्न है साथियों देव का जन्म कहाँ हुआ था? गद्यांश का क्वेश्चन है। इटावा उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश, लमही उत्तर प्रदेश, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। तो देव का जो जन्म हुआ था वो इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। लड़के ने कुत्ते को मारा वाक्य में कौन सा कारक है? करण और अपादान, संबंध और करण,
अधिकरण और करण उपयुक्त में से कोई नहीं। लड़के ने कुत्ते को मारा। तो उपयुक्त में से कोई नहीं है साथियों, वाक्य में कौन सा कारक है? उपयुक्त में से कोई नहीं है इसमें से, तो फिर है कौन? लड़के ने कुत्ते को मारा वाक्य में कर्ता और कर्म कारक है। ने परसर्ग कर्ता कारक तथा को परसर्ग कर्म कारक से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कारक चिन्हों की पहचान की दृष्टि से निम्नलिखित में असंगत वाक्य है। शनिवार को विद्यालय बंद रहेगा, कर्ता कारक है। माँ के लिए दवा ले आओ, संप्रदान कारक है। रमेश कमरे में बैठा है, अधिकरण कारक है। मैंने उसे तार द्वारा सूचित किया, करण कारक है। तो आपको बताना है कौन सा असंगत है। तो साथियों, शनिवार को विद्यालय बंद रहेगा, कर्ता कारक है, ये गलत है। ठीक है, ये असंगत वाक्य है, बाकी सारे संगत हैं। दिया गया वाक्य शनिवार को विद्यालय बंद रहेगा, कर्ता कारक चिन्हों की दृष्टि से असंगत है, इसमें कर्म कारक होगा। ठीक है, क्योंकि को जो होता है वो कर्म का परसर्ग है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मर्त्य का विपरीतार्थक शब्द है। अमृत, जीवन, अमर, अजर। तो मर्त्य का विपरीतार्थक शब्द है, तो साथियों अमर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द हैं। शब्द विलोम, मर्त्य का अमर होता है, अमृत का विश्व होता है, जीवन का मरण होता है, अजर का जरा होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस राजा ने देव की कविता से खुश होकर उन्हें लाखों की संपत्ति दान दी थी? भोगीलाल, अकबर, आजम शाह, शाहजहां। ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है भोगीलाल। ठीक है, भोगीलाल आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आहार का विपरीतार्थक शब्द है। विहार, अनाहार, फाका, अभोजन। आहार का विपरीतार्थक शब्द, तो साथियों आहार का अनाहार होता है विपरीतार्थक शब्द। ठीक है। आहार का विपरीतार्थक शब्द अनाहार है। आहार का विलोम जो होता है वो निराहार होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। उदास का विलोम बताना है। ऊसर होगा, अस्त होगा, चढ़ाव होगा या फिर प्रफुल्ल होगा। तो प्रफुल्ल आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उदास का जो विलोम होगा वो प्रफुल्ल होगा। उदास का जो विलोम होगा प्रफुल्ल होता है। ऊसर का उर्वर, ठीक है, अस्त का उदय और चढ़ाव का उतार होता है। अगला प्रश्न है, देह का पर्यायवाची नहीं है। काया, शरीर, तन, उरग। देह का पर्यायवाची नहीं है, तो उरग जो है वो देह का पर्यायवाची नहीं है। बाकी काया, शरीर, तन ये देह का पर्यायवाची शब्द है। देह का पर्यायवाची शब्द काया, शरीर, तन, बदन, गात्र आदि है। उरग जो है वो सांप का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक शब्द युग्म सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। हेम, हिरण्य, गिरा, वीणापाणी, शारदा, वागीशा, भारती, वाणी। तो एक शब्द युग्म जो है वो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो हेम, हिरण्य जो है आपका राइट आंसर होगा। ये शब्द युग्म सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। दिए गए विकल्पों में हेम, हिरण्य शब्द युग्म सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। सरस्वती के पर्यायवाची शारदा, वगीशा, भारती, वाणी, गिरा, वीणापाणी आदि है। स्वर्ण के पर्यायवाची हेम, सोना, कनक, कुंदन, कंचन आदि है। ठीक है, तो स्वर्ण के जो पर्यायवाची होते हैं वो ये होते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से हिरण्य का पर्यायवाची कौन सा है? उरंग, कंचन, केसरी, सारंग। हिरण्य का पर्यायवाची, तो साथियों कंचन जो है वो आपका राइट आंसर होगा, वो हिरण्य का पर्यायवाची है। हिरण्य के पर्यायवाची हैं कंचन, सोना, सुवर्ण है। कुरंग के पर्याय हैं मृग, हिरण, सारंग, हरित आदि। केसरी के पर्याय जो हैं वो केहरी, शेर, केसी, पशुराज, शार्दुल आदि हैं। सारंग के पर्याय जो हैं वो मोर है, कोयल है, भ्रमर है आदि है। ठीक है, तो ये सारंग के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से क्या मान का अर्थ नहीं है? इज्जत, अभिमान, श्रेष्ठ, सम्मान। तो मान का अर्थ नहीं है, तो श्रेष्ठ जो होता है वो मान का अर्थ नहीं होता है, बाकी इज्जत भी होता है, अभिमान होता है और सम्मान भी होता है। दिए गए शब्द मान का अर्थ श्रेष्ठ नहीं है।
मान का अर्थ है इज्जत, अभिमान, सम्मान, जबकि गुरु शब्द का अर्थ है शिक्षक, श्रेष्ठ, भार। ठीक है। अगला प्रश्न है सुरंग का क्या अर्थ है? रंग बिरंगी, चित्र की स्मृति के साथ उसके आसपास की गंध का अनुभव, तारों भरी चांदनी रात, इनमें से कोई नहीं। तो सुरंग का जो अर्थ होता है वो होता है रंग बिरंगी। ठीक है, सुरंग का मतलब रंग बिरंगी होता है। अगला प्रश्न है एक का अर्थ पुराना है। चर, प्राचीर, चीर, चिर, इनमें से किसका अर्थ जो है पुराना है? तो साथियों चीर जो है, चीर का अर्थ जो होता है वो पुराना होता है। चिर शब्द का अर्थ पुराना है। अन्य शब्द के अर्थ इस प्रकार हैं। चर का नौकर या दूत होता है, प्राचीर का चार दीवारी, और चीर का जो होता है वो कपड़ा होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द पुत्र का अनेकार्थी शब्द है? पुरुष, ईश्वर, राधा, पूत। तो कौन सा शब्द पुत्र का अनेकार्थी शब्द है? तो पूत जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। पुत्र का अनेकार्थी शब्द पूत, सख, सुत, पार्थिव, आत्मज होता है। ईश्वर का अनेकार्थी शब्द परमात्मा, शिव, स्वामी, पारा होता है। पुरुष का अनेकार्थी जो शब्द होता है वो सिखी और मनुज होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है जलधारा में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव समास या फिर द्वंद्व समास। तो जलधारा में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, जलधारा में तत्पुरुष समास होगा, जिसका विग्रह अगर करेंगे तो जल की धारा होगा। इसमें संबंध तत्पुरुष समास है। ठीक है। अगला प्रश्न है जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा प्रथम पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, द्वंद्व या द्विगु। तो जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा प्रथम पद प्रधान हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है। जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा वह प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथासंभव, प्रतिदिन, बार बार, आजन्म, हाथों हाथ, बेखटके, पर भरपेट, प्रत्यक्ष, आजीवन आदि। ठीक है। अगला प्रश्न है लेखक ने ऐसे वैसे लोग किन्हें कहा है जो स्वयं शिक्षित हैं परंतु स्त्रियों की शिक्षा का विरोध करते हैं? दकियानुसी लोगों को, धार्मिक कट्टरवादियों को, अशिक्षित लोगों को। तो लेखक ने ऐसे वैसे लोग किन्हें कहा है? गद्यांश का क्वेश्चन है। तो जो स्वयं शिक्षित हैं परंतु स्त्रियों की शिक्षा का विरोध करते हैं उन्हें लेखक ने ऐसे वैसे लोग कहा है। अगला प्रश्न है प्रतिमान में समास है। तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु। प्रतिमान, तो अव्ययी भाव समास होगा प्रतिमान में। प्रतिमान में अव्ययी भाव समास है क्योंकि प्रति अव्यय शब्द होता है। जिस समासिक पद की शुरुआत में अनु, आ, प्रति, भर जुड़े हों अव्ययी भाव समास में आते हैं। जैसे अनुरूप, आजन्म, प्रतिदिन, भरपेट, ये सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। राम सेब खाता है इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? पूर्वकालिक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, अनेकार्थक क्रिया। राम सेब खाता है, तो इसमें सकर्मक क्रिया होगा। ठीक है, क्योंकि सेब खत्म हो रहा है। राम सेब खाता है, क्या खाता है? अगर क्रिया में क्या का प्रश्न करें तो उत्तर निकल के आता है सेब। तो जब उत्तर निकल के आए तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया, और उत्तर न निकले तो वहाँ पे अकर्मक क्रिया होगा। ठीक है। राम सेब खाता है इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। जिस वाक्य में क्रिया का परिणाम कर्म पर पड़ता है अर्थात जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है। और कर्म रहेगा तभी तो उत्तर निकलेगा। अगला प्रश्न है देव की मृत्यु कब हुई थी? 1767 में, 1777 में, 1772 में या फिर 1752 में? तो देव की जो मृत्यु हुई थी वो 1767 में हुई थी। ठीक है। डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी। यह वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है? सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। संयुक्त वाक्य, संयुक्त मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या फिर मिश्र वाक्य। तो यह किस वाक्य का उदाहरण है? डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी। तो यह जो है संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। डॉक्टर ने मरीज को देखा, उसे दवा दी। वाक्य भेद में यह संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य में साधारण या मिश्र वाक्य का योग संयोजक
और, तथा, एवं, या, अथवा, वा आदि शब्दों द्वारा होता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, जिसमें और, तथा, एवं, या, अथवा ये सब शब्द मिल जाएं तो वहाँ पे संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रभुता का शरण बिंब से आप क्या समझते हैं? भगवान, साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त रहना, बड़प्पन का एहसास, इनमें से कोई नहीं। प्रभुता का शरण बिंब से आप क्या समझते हैं? तो बड़प्पन का एहसास। ठीक है, बड़प्पन का एहसास आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए वृत्ति के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। कृपया पुस्तकालय जाने का रास्ता बताइए। विद्यार्थ, संभावनार्थ, संदेहार्थ और एक ऑप्शन और ले लीजिए, संकेतार्थ। तो कृपया पुस्तकालय जाने का रास्ता बताइए, ये वृत्ति के भेद का सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है, ये बताना है। तो विद्यार्थ आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, दिया गया वाक्य कृपया पुस्तकालय जाने का रास्ता बताइए में वृत्ति के भेद विद्यार्थ होगा। विद्यार्थ वृत्ति विधि संबंधी तात्पर्य अथवा क्रिया देने का भाव। ठीक है, विद्यार्थ वृत्ति उसे कहते हैं विधि संबंधी तात्पर्य हो अथवा क्रिया करने या देने का भाव हो, तो वहाँ पे विद्यार्थ वृत्ति होगा। अगला प्रश्न है, अंदर आना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। अंदर आना मना है, तो यहाँ पे निषेधवाचक वाक्य होगा, क्योंकि अंदर आना मना है, निषेध मना किया जा रहा है। अंदर आना मना है वाक्य निषेधवाचक वाक्य है। जिस वाक्य में निषेध सूचित शब्दों का प्रयोग होता है वह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है? दिनांक, सेवा में, प्राप्तकर्ता का पदनाम, प्रेषक पदाधिकारी का नाम या फिर पदनाम। तो शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है, ये बताना है। शासकीय मान लो ये पत्र हो गया, पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर, ठीक है, ये आपका दाहिना होगा, ये आपका बायां होगा, तो बाईं ओर क्या लिखा जाता है ये बताना है। तो प्रेषक पदाधिकारी का नाम और पदनाम, ठीक है, यही लिखा जाता है। शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर प्रेषक पदाधिकारी का नाम, पदनाम लिखा जाता है। लेखक के लिए फादर को देखना किस जल में स्नान करने जैसा है? निर्मल, मृदु, खारा, स्वच्छ। तो आपका जो राइट आंसर है वो है निर्मल। ठीक है, लेखक के लिए फादर को देखना निर्मल जल में स्नान करने जैसा है। तार तार करना मुहावरे का अर्थ क्या है? खुश होना, धज्जियां उड़ाना, मंत्र जपना, ध्यान करना। तार तार करना मुहावरे का अर्थ, तो धज्जियां उड़ाना। ठीक है, तार तार करना माने धज्जियां उड़ाना होता है। तार तार करना माने धज्जियां उड़ाना, तलवे चाटना माने खुशामद करना, और दिल का ताड़ करना माने छोटी सी बात को बड़ी बनाना। 3-5 करना माने बहाना करना। ठीक है, कहते हैं 3-5 कर रहा हो माने बहाना वो बना रहा है, उस काम को करेगा नहीं। अगला प्रश्न है, किसकी शादी की चिंता फादर ने व्यक्त की थी? पुत्री की, भाई की, भतीजी की, बहन की। तो किसकी शादी की चिंता फादर ने व्यक्त की थी? बहन की। ठीक है, तो बहन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, घर का भेदी लंका ढाए निम्नलिखित में से कौन सा है कहावत का अर्थ? घर का भेद बताने से लंका नहीं ढहती, आपसी फूट से लंका ढह जाती है, आपसी फूट से सर्वनाश होता है, घर का भेद बताने से लंका ढह जाती है। क्या होगा? तो आपसी फूट से सर्वनाश होता है, इसी को कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। ठीक है, निम्नलिखित में से अव्यय है? प्राचीन, मोटा, गरीब और। तो अव्यय शब्द कौन सा है? तो और जो है वो अव्यय शब्द है। कवि के अनुसार बादल कहां से आ रहे हैं? ईश्वर के घर से, अनजान दिशा से, आसमान के एक विशेष छोर से, धरा से। तो ये भी पद्यांश का क्वेश्चन है। तो अनजान दिशा से
कवि के अनुसार बादल आ रहे हैं। ठीक है, तो अनजान दिशा से आपका राइट आंसर होगा। डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे? स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। तो साथियों यहाँ पे कितनी देर एक प्रकार से समय को बताया पूछा जा रहा है। तो डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे, यह जो है कालवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे, इस वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी देख लीजिए। स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। ठीक है, तो क्रिया विशेषण के कितने भेद? 4 भेद, और विशेषण के भी भेद 4 होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने किन लोगों पर व्यंग किया है? स्त्री शिक्षा के विरोधियों पर, इतिहास के जानकारों पर, समाज विरोधी पर, इतिहास के जानकारों पर। तो यहां पर लेखक ने स्त्री शिक्षा के विरोधियों पर व्यंग किया है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। राम पढ़ता है, उसने बोला और वह चला गया। उसके बोलने से वह चला गया, जैसे ही उसने बोला वैसे ही वह चला गया। तो साथियों यहाँ पे संयुक्त वाक्य का जो उदाहरण होगा, उसने बोला और वह चला गया। ठीक है, ये आपका संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। संयुक्त वाक्य जब 2 या 2 से अधिक वाक्य आपस में जुड़े होते हैं तो वहां पे संयुक्त वाक्य होता है। कौन सी रात आने पर भी चांद नहीं खिला? ग्रीष्म, शरद, बसंत, वर्षा। तो कौन सी रात आने पर भी चांद नहीं खिला? तो शरद रात आने पर भी चांद नहीं खिला। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? रोग, कौन, नींद, सफाई। तो सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो जो आपका कौन है वो सर्वनाम शब्द है। दिए गए विकल्पों में कौन सर्वनाम शब्द है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। कौन शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ह्रस्व, दीर्घ और लुप्त किसके प्रकार हैं? संधि, व्यंजन, स्वर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ह्रस्व, दीर्घ और लुप्त ये स्वर, ठीक है, स्वर के प्रकार हैं। ह्रस्व, दीर्घ और लुप्त स्वर के प्रकार हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं जो बिना किसी सहायता के उच्चारित किए जाते हैं। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते, इन्हें स्वरों की सहायता से उच्चारित किया जाता है। लेखक के अनुसार शकुंतला का दुष्यंत पर क्रोध स्वाभाविक है, पाप है, गलत है, अस्वाभाविक है। तो अ जो है स्वाभाविक है। लेखक के अनुसार शकुंतला का दुष्यंत पर क्रोध साथियों स्वाभाविक है। अगला प्रश्न है, जानने की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? जो जानने की इच्छा रखता है उसे हम दूरदर्शी कहते हैं, जितेंद्रीय कहते हैं, या फिर जिज्ञासु कहते हैं, या फिर युयुत्सु कहते हैं। तो जो जानने की इच्छा रखता है साथियों उसे हम जिज्ञासु कहते हैं। ठीक है, जिज्ञासु आपका राइट आंसर होगा। जानने की इच्छा करने वाला जिज्ञासु होता है। दूर की बात सोचने वाला दूरदर्शी होता है। जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया उसे जितेंद्रिय कहते हैं, और लड़ने की इच्छा रखने वाले को युयुत्सु कहते हैं। ठीक है, जो लड़ने की इच्छा रखता हो। तो साथियों ये थे आपके टोटल 50 प्रश्न, जो कि हिंदी पार्ट 2 में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो कैसी लगे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। आप लोग के लाइक और सब्सक्राइब से हमें भी मोटिवेशन मिलता है, और हम भी जितना अच्छा से अच्छा हो सकता है उतना अच्छा से अच्छा कंटेंट डालने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग सपोर्ट करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, और लास्ट में साथियों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका स्कोर कितना हुआ है। ठीक है, तो तब तक मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।